Hello friends, today is 20th of April and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first, WHO and traditional medicine. This is a simply put article from Indian Express in which WHO and traditional medicine, what WHO says on traditional medicines, we'll be talking about. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, श्रीलंकन लेसन्स फॉर इंडिया. श्रीलंका से भारत क्या सीख सकता है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है दैट विल बी कवरिंग टुडे. अदर देन दैट, ग्लोबल पॉलिसी टाइटनिंग में प्रेसिपिटेट रॉकेटिंग इन्फ्लेशन. इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है, इन्फ्लेशन के ऊपर टारगेट करता है जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट. तो ग्लोबल की जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, टाइटनिंग पॉलिसी है जो वो इन्फ्लेशन को रॉकेटिंग कर सकती है, कैसे उसको बढ़ा सकती है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया विल कंज्यूम सेमीकंडक्टर्स ऑफ $18 billion टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ $300 million. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईटी ने कहा है कि अगर इंडिया $80 billion का सेमीकंडक्टर कंज्यूम करेगी, कितना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, $300 billion की मैन्युफैक्चरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, WPI क्लम्स टू 14.55% इन मार्च. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के 14.55% हो गया है मार्च के अंदर. दैट विल बी द वन आर्टिकल विल बी कवरिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर एजुकेशनल प्रोजेक्ट. तो गुजरात का जो गवर्नमेंट का कंट्रोल सेक्टर है वो एजुकेशनल प्रोजेक्ट जितने भी उस स्टेट में हो रहे हैं उनको मॉनिटर करेगा. दैट इज़ वन आर्टिकल वी विल बी कवरिंग. अदर देन दिस, क्रिप्टोज एंड CBDC आर नॉट द सेम थिंग. दिस इज एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू and it will give an insight that how cryptos and CBDCs are different. Other than this, recently there was airbags mandate for the vehicles in India. So what and how the additional airbags will help in reducing the mortality due to accidents will be covering in this article, right. These are the 8 articles we'll be covering today, and moving on to the very first article. Good morning everyone. आज है 20th April and let's start with the current affairs of the day. श्रीलंकन लेसन्स फॉर इंडिया. अभी आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है और श्रीलंका ने अपने लोन्स पे भी डिफ़ॉल्ट कर दिया. डिफ़ॉल्ट मतलब रीपे करने से मना कर दिया है. तो अब ये न्यूज़ एज पर तो हमारे किसी काम की नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट कैसे होगी कि हम श्रीलंका और इंडिया की जो सिचुएशन है वी कैन कंपेयर दैट कि श्रीलंका में जो चल रहा है इंडिया उससे क्या सीख सकता है, और अगर श्रीलंका में ने जो गलतियाँ की हैं क्या वो हम भी कर रहे हैं. तो ये जो एडिटोरियल या आर्टिकल है ये इस पे ही बेस्ड है. तो श्रीलंका हैज़ बिन इन द न्यूज़ ड्यू टू इट्स करंट वूड्स एज वी वही इकोनॉमिक extreme deprivation is caused to its people due to the absence of staple food at an affordable price in the market and the shortage of petrol at the pump. But Sri Lanka's foreign exchange crisis is the only symptom of a larger malaise that needs to be understood. कि मतलब ये जो अभी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है ना वो बस एक ऊपर सरफेस है, बट इसका जो प्रॉब्लम है ना ये काफ़ी इंटरनल है. How a country fails to produce sufficiently even the most basic of foodstuffs such as rice and milk powder is less easy to comprehend. अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं. सिंस द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल श्रीलंका's political arrangements have been an amalgamance दो चीज़ों का मिक्सचर ऑफ नेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड वेलफेयरिज्म इन इकोनॉमिक्स. की मतलब पॉलिटिक्स में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी चल रही है और इकोनॉमिक्स में वेलफेयरिज्म की. वेलफेयरिज्म मीन्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करना. एथनो नेशनलिज्म वॉज स्टोक टू फोर्ज अ नेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ सिनेला आइडेंटिटी. एथनो नेशनलिज्म मीन्स कि एक पर्टिकुलर एथनिक जो ग्रुप है उसको नेशनलिज्म में ज़्यादा उसका से होना. तो वो क्या कौन सी थी, सिनेला आइडेंटिटी. It is recognizable in the official Sinhala only language policy introduced at the time. It empowered ethnic chauvinism and left the sizable Tamil speaking population insecure. अगर आप किसी भी कम्युनिटी को आप नेशनल पॉलिसीज़ या एजेंडाज में आप सुप्रीम रखते हो तो ये बट ऑब्वियस है कि जो माइनॉरिटी है दे वुड नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस. जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अगर कल को हम बोलते थे कि इंडिया इज़ अ हिंदू नेशन, तो यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगी. बट ये इंडिया का सोशल फैब्रिक जो है वो बहुत ही डाइवर्स है. सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. लिंग्विस्टिक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ये अभी श्रीलंका की बात हो रही, बैकग्राउंड हो रही कि जो प्रॉब्लम्स है वो आ कहाँ से रही है.
इसका ओरिजिन क्या था? तमिल्स वे पार्टली ड्यू टू अपीजमेंट ऑफ बुद्धिस्ट क्लर्जी। मतलब ये तमिल्स थे ना, वो किसके बेसिस पे उनको अलग किया जा रहा था? ड्यू टू अपीज द बुद्धिस्ट क्लर्जी, और वो जो कि सिंगला थे। इट नॉट ओनली कॉज द एलिनेशन ऑफ द तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन बट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल वो LTTE जो ग्रुप था वो तमिल एलम करके, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, ऐसे कैसे ये जो था ना, तो वो भी ग्रुप, मतलब आप किसी को भी अलग करोगे तो उसमें कोई ऐसा ग्रुप तो निकलेगा ही जो रिवोल्यूशनरी होगा। ये हम हर फेज़ में देखते हैं, हर स्ट्रगल में देखते हैं। इन द मीन वाइल देर वॉज एन एक्सोडस ऑफ तमिल्स, एक्सोडस मीन्स मास, कंट्री छोड़ना इन मासे, the better off leaving for the west and those who could escape heading for Tamil Nadu. With the Tamils having a significant presence in the profession, the country experienced loss of expertise in almost all spheres. Impact of loss of technical expertise on an economy slow, often indiscernible, but sure to affect it adversely, which we see happening in India. अब देखो, अब यहाँ से आप कनेक्ट करो कि अब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी, जैसे तमिल्स थे वो अपना इकोनॉमी में तो अपना पार्टिसिपेशन दे ही रहे हैं, बट अगर वो कंट्री छोड़ने लगे हैं तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत इमीडिएट नहीं दिखेगा, बट ये डेफिनेटली एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। तो ये इंडिया को भी ध्यान रखना है। द सिविल वॉर इज ऑल्सो लाइकली टू हैव हेल्ड बैक इन्वेस्टमेंट। अब जब कोई भी कंट्री में अगर सिविल वॉर अच्छा, हम क्यों नहीं देखते कि इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी MNCs अब अफगानिस्तान जा रही है, सीरिया जा रही है, लीबिया जा रही है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी जिनका पॉलिटिकल टर्मोइल है ना वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी कंपनी, MNCs या कोई भी कंट्रीज़ है, जो भी कंपनीज़ है, वो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। While all uncertainty stalls investment, private investors would be particularly reluctant to commit their money in a time near anarchy. A state pursuing a civil war cannot make up for it through public investment, as it is bound to be severely fund constrained due to its military operations. कि फंड कंस्ट्रेंट तो रहेंगे हमेशा से, क्योंकि अब यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है तो कितनी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होंगे, और उसका पैसा कहाँ से लाएंगे? वो फंड करने के लिए लोगों से। अब वो पैसा सिविल वॉर के लिए यूज़ हो रहा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ हो सकता है? It will not have much time to address challenges arising from time to time in any market economy, leaving aside economic development. In diverse way, social strife can hamper development of the productive forces of a country, its economic growth. अब आप समझ रहे हो कि जो मेजर प्रॉब्लम है ये कहाँ से आ रही है? अब सोशल फैब्रिक यहाँ का affected था, which eventually affected its economy. इसके ये कई रीजंस हो सकते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा डायमेंशन है। अब लेसन्स फॉर इंडिया क्या हो सकता है? श्रीलंका's woes are economic on the surface, but they emanate from social strife. वही जो भी पीछे बोला है, identity politics between social groups can lead to economic disaster. The current Indian government's inability to even restore, let alone raise the investment rate in India, is related to socio-political tension that has come. अभी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जो minorities के साथ जो हो रहा है, then language इम्पोज करने की बात हो रही है, तो ये सब सोशल फैब्रिक, इंडियन सोशल फैब्रिक के लिए दिस इज़ नॉट राइट। जो इनटॉलरेंस का हम इंसिडेंट्स देखते हैं कि फेक न्यूज़ के इंसिडेंट्स पे आप किसी को, अब फेक न्यूज़ के बस इंसिडेंट्स पे वायलेंस हो रहे हैं, तो दीज थिंग्स ना, दे आर नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। तो इंडिया को इस एरिना में श्रीलंका से लेसन लेना चाहिए और वर्क करना चाहिए। The strife between center and the states and antagonism between religious communities can deter investment even if there is some improvement in the ease of doing business. वही सेंटर स्टेट जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर मेनी स्कीम्स विच आर ब्रॉड बाय द सेंटर बट देर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स, बिकॉज सेंटर हर जगह नहीं हो सकता, बट स्टेट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, सो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो इनका नेक्सस हमेशा बना रहना चाहिए। The exit of some high net worth Indians from the country and the outflow of FDI are example of this. कि कई इंडियंस है जो कंट्री छोड़ते हैं। अभी हमने देखा था रिसेंटली बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो ऑफ FDI to India has been high since 2014 but is unable to make up for the depressed domestic private investment. अब पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेसन्स, फर्स्ट लेसन क्या है कि हमें समझना कि हाउ पॉलिटिक्स कैन अफेक्ट द इकोनॉमी, और सेकेंड लेसन है हाउ फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी कैन अफेक्ट एन इकोनॉमीज प्रोस्पेक्ट्स। तो ये दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। इन श्रीलंका डिस्ट्रीब्यूटिज्म सीम्स टू हैव रन अहेड ऑफ व्हाट कुड बी गारंटीड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, कि अगर आपके जो रेवेन्यू है वो आपका 1 ही रुपये है, बट आप क्या कितना एक्सपेंड कर रहे हैं? 100 रुपये, तो 99 रुपीज़ आप कहाँ से लाओगे? और यह वेलफेयर पॉलिसी, मतलब आपके पास 1 ही रुपये है बट आप वेलफेयरिज्म डिस्ट्रीब्यूटिज्म में आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो, तो यह इवेंचुअली आपको वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। As India's economy has grown, many states have stepped up their welfare
पेंडिंग। अच्छा, एक न्यूज़पेपर ने श्रीलंका क्या मेंशन किया था कि प्रोड्यूस और पेरिश फ्रॉम द कंट्रीज पास्ट पॉलिटिकल हस्टिंग्स। Some have distributed bicycles for girls, television. While no form of welfare needs to be precluded, the public finances are subject to an accounting constraint. कि मतलब जो भी आप वेलफेयरिज्म ये सब कर रहे हो वो उसका एक कॉस्ट होता है। वो कॉस्ट कहाँ से आएगा? वो जो हमारा बजट है रेवेन्यू उसी से आएगा, उसके बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता। Well, when revenues are limited, free bicycles and televisions, crowd out spending on measures that can increase economy's productive capacity. अब आप ये 99 रुपीज़ मान लो गवर्नमेंट के पास है, मान लिया, बट अगर 99 में आप फ्री चीज़ें दे रहे हो और 99 में आप इकोनॉमी डेवलप कर रहे हो तो कौन सा ज़्यादा साउंड होगा? इकोनॉमिक। There is also an ethical issue to be faced when welfare is financed by borrowing rather than taxes. Future generation pay for our consumption. कि अभी तो आप चलो ठीक है हमारे रेवेन्यू से कर लोगे कि अभी आप सस्ती सस्ती चीज़ें दे रहे हो, बट कल को उसके लिए पे तो करना ही पड़ेगा ना, और फिर वो पे कौन करेगा? हमारी फ्यूचर जनरेशन थ्रू टैक्सेस। अब थर्ड लेसन क्या है कि नॉट ट्रीट ओपननेस टू द वर्ल्ड एज पेनाश। कि मान लो हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर ली है कि हम हर चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं जो चीज़ हम नहीं ग्रो कर सकते, बट सेल्फ रिलायंस अपने आप को बनाना हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस सेक्टर में इंडिया गवर्नमेंट अपने इस समय सब बहुत ज़्यादा पुश करिए कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इन एवरी सेक्टर, और कई काफ़ी इंसेंटिव्स भी दे रही है। In the 1970s, in a switch from socialist economic policies, Sri Lanka liberalized trade and capital flows. It is a moot question how this policy reorientation may have worked had a civil war lasting decades not intervened, but the reliance on world market that it led is that not helped the country. A celebrated theorem in economics is theory of comparative advantage, encourages a country to specialize in its production and to rely on foreign trade for good. अच्छा, एक ये थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज। ये सब चीज़ें ना आप अपने आंसर में लिख सकते हो, दे आर ब्राउनी पॉइंट्स कि आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये क्या बोलता है कि आप जिसमें अच्छे हो आप उसकी प्रोडक्शन इतने अच्छे लेवल पे करो कि आप यू आर एक्सपोर्टिंग, और आप जो नहीं कर सकते वो आप इम्पोर्ट करो। दिस अज्यूम्स दैट देयर विल बी अ कंटिन्यूइंग डिमांड फॉर द कंट्रीज प्रोडक्ट। ये अजम्पशन है इसका। Sri Lanka's case shows us why it can be damaging for a country to rely on trade for its essential consumer goods. By comparison, the states of India that face deficits in food are saved by being part of the Indian Union. Unlike Sri Lanka, they need not earn foreign exchange to receive food from the national granary, Kerala being the prime example of this arrangement. इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया में सफिशिएंट हम अपने फूड ग्रेन्स तो ग्रो कर रहे हैं और अपने कंज्यूमर गुड्स के लिए हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, Sri Lanka's first task would be to urgently revive its fruit producing sector. अभी आपने देखा होगा श्रीलंका ने क्या किया था ना लास्ट ईयर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपलसरी कर दिया था। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो बहुत अच्छी, बट इसमें ना कॉस्टिंग, मतलब एक नॉर्मल फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉस्टिंग, टाइम, ये सब बहुत ज़्यादा था, तो इससे भी फूड क्राइसिस का एक रीज़न ये भी था। As for India, it must learn from its neighbor misfortunes and step up domestic production across sectors from oilseeds to renewable energy and defense equipment. तो यहाँ पे जो भी लेसन्स है कि एक तो सोशल फैब्रिक, क्योंकि सोशल फैब्रिक अच्छा नहीं होगा तो कोई भी कंट्री आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। देन कि अगर आपने ओपन की है इकोनॉमी बट सेल्फ रिलायंस और नेक्सस बिटवीन, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये सब मेजर चीज़ें हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें ना हम श्रीलंका के एग्जाम्पल देके ना वी कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। WHO एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। अभी ये न्यूज़ में क्यों है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स? इंडियन PM अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, विल परफॉर्म द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर, गुजरात। तो अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये इंडियन PM और WHO के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में इनाग्रेट किया है। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग वेलनेस इन द सोसाइटी। अब इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या हैं? आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुर्वेदा इज प्रेवलेंट इन, आप ये देख लेना यूनानी कहाँ पे, होम्योपैथी, सिद्धा कहाँ पे, सोवा रिक्पा क्या है। व्हाट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन? अब WHO क्या डिस्क्राइब करता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन एज टोटल सम ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस इंडिजिनस एंड डिफरेंट कल्चर्स हैव यूज्ड ओवर टाइम। यहाँ पे ये किया इंडिजिनस,
to maintain health and prevent, diagnose, and treat physical and mental illness. Its reach encompasses ancient practices such as acupuncture, Ayurvedic medicine, and herbal mixtures, as well as modern medicines. Traditional medicine in India is often defined as including practices and therapies such as yoga, Ayurveda, and Siddha that have been a part of Indian traditional historically, as well as others such as homeopathy that become part of Indian tradition over the years. Ayurveda and yoga are practiced widely across the country. सिद्धा सिस्टम इज फॉलोड इन प्रीडोमिनेंटली इन तमिलनाडु एंड केरला. वो जो मैंने पहले टेबल दी है ना, वो इसी से रिलेटेड. एंड सोवा रिगपा किससे? मेनी लेह लद्दाख एंड द हिमालयन रीजन सच एज सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग एंड लाहौल स्पीति. अभी जो ग्लोबल सेंटर बना है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो है क्या? इंडिया ने $250 मिलियन कमिट किया है. इसका एम क्या है? टू फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड रिसर्च, इनोवेशन एंड डेटा एनालिसिस टू ऑप्टिमाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ग्लोबल हेल्थ. इसका मेन फोकस होगा टू डेवलप नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस इन टेक्निकल एरियाज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन. अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या बोला है कि इट विल सीक टू this center will seek to set policies and standards on traditional medicine products and help countries create a comprehensive, safe and high quality health system. It will support efforts to implement the WHO's traditional medicine strategy, which aims to support nations in developing policies and action plans to strengthen the role of traditional medicine in pursuing the goal of universal health coverage. According to WHO, 80% of the world's population uses traditional medicines. तो इसका बेसिकली क्या है काम? ट्रेडिशनल मेडिसिन की R&D, पॉलिसीज़ डेवलप करना एंड जो WHO का ये टारगेट है इसको पूरा करने में हेल्प करना. अब वाई जामनगर? बिकॉज an interim office of is planned to be set up at Institute of Teaching and Research in Ayurveda in Jamnagar. Because Jamnagar में ना ये इंस्टीट्यूट है of teaching and research in Ayurveda. It is supported by Gujarat government and financed by central government. It is the first university to offer education and training in Ayurveda across the world. तो इसीलिए यहाँ पे जामनगर को चूज़ किया गया. ये जो सेंट है ना, इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा. The university is a WHO collaborating center for traditional medicine. WHO and the central government are aiming at using technology and innovation such as AI to map traditional medicine trends, innovations and patents linking to WHO Innovation Hub. अब आयुर्वेदा और एलोपैथी में ना यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि एम, डायग्नोसिस, थेरेपेटिक, ये आप ना पॉज करके देख लेना. अब WHO ने मतलब ये सेंटर बनाने का ये मोटिव क्या था? 170 of its 194 WHO member state uses traditional medicine, and these members have asked for its support in creating a body of reliable evidence and data on traditional medicine practice and product. The Jamnagar Center will serve as the hub and focus on social evidence base. So बस ये. अब challenges क्या हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के? नेशनल हेल्थ सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजीज डू नॉट फुल्ली इंटीग्रेट. एक तो सबसे बड़ा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है ना, वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को फुल्ली इंटीग्रेट नहीं कर पाई अपनी स्टडी में. और टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, अबाउट 40% ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टुडे डिराइव फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेज. जैसे एस्पिरिन बार्क ऑफ विलो ट्री होता है, देन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फ्रॉम द रूट्स ऑफ वाइल्ड यैम प्लांट्स, एंड द चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रोजी पेरीविंकल. तो मतलब ये जो हमारी ये जो मेडिसिन है, ये जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल, ये भी डिराइव हो रही है नेचुरल सब्सटेंसेस से ही. और हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे स्टडी होती है ना, उसको मॉडर्नाइज करना है. AI इज़ नाउ यूज टू मैप एविडेंस एंड ट्रेंड्स, फंक्शनल MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सब चीज़ें अब ट्रेडिशनल मेडिसिन के भी ना जो वो हो रहा है कि उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है. तो इसका भी नीड है, तभी तो R&D बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में. Traditional medicine has also been extensively updated by mobile phone apps, online classes. This center will serve as a hub for other countries and build standards on traditional medicine practices and products. और ये सेंटर ना हब तो एक ये हो गया कि पहले तो इंटीग्रेट करना है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए मॉडर्नाइजेशन, एंड इट विल एक्ट एज हब. अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे पहले 2016 में आयुष मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया WHO से. इसका एम क्या था? टू क्रिएट बेंचमार्क्स फॉर ट्रेनिंग इन वही आयुष, योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, पंचकर्मा फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, promoting the quality and safety of traditional medicines and consumer protection by supporting WHO in the development and implementation of WHO traditional and complementary medicine strategy. At least 32 MOUs, memorandum of understanding for research and development have been signed with institutes, universities, organization, अब इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ. CSIR ने भी, जो CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी पालमपुर ने MOU किसके साथ साइन किया? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ताइवान, टू कोलैबोरेट इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. और CSIR एंड बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने भी MOU साइन किया टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर
Scientific and technological research between researchers within and outside India, including collaborations with foundation-funded entities in the areas including traditional medicine as well as beyond. तो ये कुछ पास्ट इफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने स्टेप्स लिए नहीं, तो ये कुछ पास्ट स्टेप्स है दैट वी कैन लुक एट. तो ये एक होलिस्टिक आंसर आपका बन जाएगा. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. तो अगली न्यूज़ है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 14.55% इन मार्च. तो मार्च में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो लेवल है वो 14.55% पे पहुंच गया है. तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, तो कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ गया है कि फेब्रवरी में होलसेल प्राइस इंडेक्स वॉज 13.11%, लेकिन ये एकदम से इतना इंक्रीज होकर 14.55% पे मार्च में पहुंच गया इन जस्ट अ मंथ. ऑलराइट, और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फ्यूल, पावर एंड प्राइमरी आर्टिकल्स. तो बेसिकली फ्यूल, पावर और प्राइमरी आर्टिकल्स ये तीन मेजर ड्राइवर्स हैं इंक्रीमेंट के. ऑलराइट, fuel and power inflation surged to a 3-month high of 34.5% in March from 31.5% in February, while inflation in primary articles accelerated to 15.54% from 13.39%. तो फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन जो है वो मार्च में 34.5% के लेवल पे पहुंच गया है, जबकि फेब्रुवरी में ये था 31.5%. और प्राइमरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन की बात करें तो फेब्रुवरी में 13.39% था और अभी ये पहुंच गया 15.54% पे. ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 में ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के आंकड़े जो हैं 1.31% से लेकर 14.55% तक पहुंच गए हैं. तो ये एक ड्रास्टिक इंक्रीज है इन जस्ट 1.5 ईयर. ऑलराइट, तो अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि बेसिकली मार्च और फरवरी के कंपैरिजन कर लेते हैं कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में कितना डिफरेंस आया है. तो मेजर सेक्टर्स में तो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है वो बढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें कि इन्फ्लेशन में कमी आई है. जैसे कि हम देख सकते हैं पल्सेस में इनकी डिक्रीमेंट हुआ है, वेजिटेबल्स में डिक्रीमेंट हुआ है. तो ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हुआ है. नाउ मूविंग ऑन टू द स्टैटिस्टिक्स. तो मंथ ऑन मंथ राइज, मतलब कि एक महीने में जो राइज होता है बेसिकली, तो मंथ ऑन मंथ राइज जो है मार्च के लिए फ्यूल और पावर में वो 5.68% है, जो कि फरवरी में जस्ट 2.7% था. मतलब मोर देन हाफ का इसमें इंक्रीमेंट आया है. जो फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन में एकदम से राइज हुआ है, एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस के इंक्रीमेंट की वजह से हुआ है. होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो मार्च 2021 में 7.89% था. नवंबर 2021 में ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा, दैट इज 14.9%, और दिसंबर में ये थोड़ा कम हुआ 14.3%. इट हैड ईज्ड बिलो द 14% मार्क इन जनवरी एंड फरवरी. तो ये जनवरी फरवरी ये 2 महीने जो हैं 2022 के, इसमें इसकी जो लेवल था वो 14% से नीचे था. While retail inflation had hit a 17-month high of 6.95% in March. Basically retail inflation जो था वो मार्च में 6.95% तक पहुंच गया, largely due to higher food prices. किस वजह से? Because of the higher food prices. The high inflation this March was attributed primarily to the rise in price of crude petroleum and natural gas, mineral oils, basic metals, etc. owing to disruption in global supply chain caused by Russia-Ukraine conflict. तो बेसिकली जो भी इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट आया, जो तेज़ी आई है बेसिकली मुद्रास्फीति में, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है, जो फोकल पॉइंट है इस अर्थक्वेक का, वो कहाँ है? दैट इज रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. इवन कोर इन्फ्लेशन जिसमें कि हम जो ये वॉलेटाइल प्राइस वाले जो चीज़ें होती है, लाइक एनर्जी हो गया, फूड प्राइसेस हो गए, जिनकी प्राइसेस एकदम से घटती बढ़ती रहती है, इसमें वो एक्सक्लूड करता है, वो भी 10.9% पहुंच गया है. तो इसमें 2.2% का इंक्रीमेंट आया है ओवर फरवरी 2022. एक महीने में इतना इंक्रीमेंट आया है. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशन मूव्ड अप फ्रॉम 9.84% टू 10.71%. तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो 10.71% तक पहुंच गया है, जो कि फरवरी में 9.84% ही था. हाउएवर द मंथ ऑन मंथ चेंज फॉर इन द इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वॉज शार्पर एट 2.31%. तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जो अपना मंथ ऑन मंथ चेंज था वो 2.31% का था. अब हम बात करते हैं कि थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के
स्टैटिक पार्ट की भी बात कर लेते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना होता है, क्या होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो ये दो एस्पेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो गुड्स होते हैं, गुड्स की प्राइस में जो चेंज होता है उसको मेजर करता है। बेसिकली बल्क में जो होलसेल अमाउंट में जो प्राइस होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो किससे मेजर किए जाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। और इसको पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इन्फ्लेशन इंडिकेटर है ये इंडिया में। और इस इंडेक्स का मेजर क्रिटिसिज्म क्या है कि जनरल पब्लिक तो कोई भी होलसेल रेट पे या होलसेल अमाउंट में तो चीज़ें खरीदती नहीं है, वो तो हर महीने का रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें खरीदती है। कई लोग उससे भी कम अमाउंट में चीज़ें खरीदते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है। बेस ईयर जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, दैट इज डिवाइज फ्रॉम 2004 एंड 5 टू 2011-12। तो अब जो नया बेस ईयर है वो है 2011-12। ओके। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली क्या है कि जो रिटेल बायर है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उसके लिए प्राइस चेंज जो है उसको मेजर करता है ये, और ये रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। इट ऑल्सो कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज। तो बेसिकली इसमें क्या है, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे जो इंडियन कंज्यूमर्स द्वारा डेली रेगुलर यूज़ करने जाने वाली चीज़ें हैं ना, उसको ये कैलकुलेट करता है। उसमें प्राइस राइस को या प्राइस चेंज को कैलकुलेट करता है। इट हैज़ सेवरल सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर। तो इसमें बहुत सारे सब ग्रुप्स भी हैं। और 4 तरह के CPIs होते हैं बेसिकली। CPI-IW, दैट इज CPI फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI-AL, दैट इज CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI-RL, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। तो ये 4 CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं। इनमें से जो पहले 3 हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स CPI, ये तो कंपाइल किए जाते हैं लेबर ब्यूरो द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ही एक पार्ट है। और जो चौथा है कंबाइंड वाला जो है रूरल और अर्बन वाला, वो बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा निकाला जाता है। बेस ईयर है CPI का 2012। ऑलराइट। तो जो CPI का डेटा है वही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा यूज़ किया जाता है, ना कि WPI का। In April 2014, the RBI adopted CPI as its key measure of inflation। 2014 में RBI ने CPI को एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, जबकि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। ऑलराइट। तो इसको हम थोड़ा सा इसके बीच में जो CPI और WPI में कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो जो गुड्स और सर्विसेज इन दोनों में जो प्राइस चेंज होता है उसको मेजर करता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट करता है, जो गुड्स का अमाउंट है उसको कैलकुलेट करता है। ऑलराइट। CPI रिलीजेस ऑन अ मंथली बेसिस। जो CPI है वो मंथली बेसिस पर डेटा रिलीज करता है, जबकि WPI जो है वो वीकली बेसिस पे। CPI में गुड्स और सर्विसेज जैसा मैंने बताया कि दोनों इंक्लूड होते हैं, जबकि WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं। इसमें 8 कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स है, बेसिकली 8 मेजर कैटेगरीज ला रखी है इसमें। और इसमें बेसिकली प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड, ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं। बेस ईयर जो है बेसिकली ये कैलेंडर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर जो होता है उस पे बेसिस पे चलता है ये, जनवरी से लेकर दिसंबर। जबकि इसका जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली मार्च से लेकर अप्रैल टू मार्च चलता है ये। इट कैलकुलेट्स द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की फाइनल स्टेज कैलकुलेट करता है कि फाइनल इन्फ्लेशन कितना है, जबकि ये इन्फ्लेशन को फर्स्ट स्टेज में ही मेजर कर लेता है, क्योंकि जो बल्क में चीज़ें होती है, जो होलसेल अमाउंट में जो चीज़ें होती है वो बेसिकली जो दुकानदार होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वही खरीदते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में ही इन्फ्लेशन को मेजर कर लेता है। CPI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल पब्लिक के व्यू से ही इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जबकि WPI जो है बेसिकली होलसेल प्राइस का ट्रैक रखने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CPI इज़ अ मच इंपॉर्टेंट इंडेक्स एज कम्पेयर टू WPI। लेकिन WPI का आंकड़ा आया है
कि 14.55% तक हमारा इन्फ्लेशन जो है WPI वाला वो इंक्रीज हो गया है। और वो किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, पर मेजर फैक्टर है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इस न्यूज़ में इतना ही। अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। गुजरात गवर्नमेंट्स कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फ़िलहाल भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 2 दिन की गुजरात की टूर पे हैं और वहाँ पर वे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे वहाँ विज़िट किया उन्होंने, जो कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की। तो ये शुरू कब हुआ? बेसिकली जो करंट सेंटर है इट हैज़ इट्स रूट्स इन 2019, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज़ अ मच अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स रियल टाइम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विलांस सिस्टम to keep an eye on over 1.95 lakh school teachers that was launched in Gujarat in 2019. तो क्या है बेसिकली ये कि जो 1.95 लाख स्कूल टीचर्स हैं प्रेजेंटली गुजरात में, तो उन पर एक रियल टाइम टेक्नोलॉजी द्वारा प्रॉपर नज़र या सर्विलांस रखने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई गई है। ठीक है। इस्टेब्लिश्ड विद द एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय इंश्योरिंग टीचर्स स्टिक टू देयर असाइन टास्क्स ऑन अ डेली बेसिस। The system was devised after various discussions and reports concluded that poor monitoring of teachers resulted in absenteeism and non-seriousness. तो बेसिकली क्या है कि इसका एम क्या है, किस एम से इसको स्थापित किया गया था कि टीचर्स पर इतना सर्विलांस हो कि वो अपने जो डेली टास्क है उनको प्रॉपरली फिनिश कर सके। और ये कब इस्टेब्लिश किया था? जब रिपोर्ट्स आई कि बेसिकली टीचर्स प्रॉपरली ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एब्सेंटेजम है, बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टी मारते हैं और उसके अलावा नॉन सीरियस भी हैं। तो इसके मद्देनज़र इसको लाया गया था। अभी बेसिकली ये सेंटर है क्या? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2.0 या फिर विद्या समीक्षा केंद्र, ये है क्या? तो जून 2021 में चीफ मिनिस्टर जो थे पहले विजय रूपानी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर CCC 2.0 इसको इनॉग्रेट किया था। तो बेसिकली ये एक सर्विलांस सिस्टम है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये क्या करता है? एनरोलमेंट, स्टूडेंट के अटेंडेंस, उनके लर्निंग आउटकम्स, कितने ड्रॉप आउट्स हुए हैं, स्कूल एक्रेडिटेड है कि नहीं है, CBSE एक्रेडिटेड है या फिर स्टेट बोर्ड एक्रेडिटेड है, तो ये अक्रेडिटेशन है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ये बनाया गया था। उसके अलावा ये स्कूल्स, टीचर्स और जो बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन सबको भी सर्विलांस करता है, उनको मॉनिटर करता है। दिस स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा ड्रिवन सेंटर इज बेस्ड ऑन नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। तो ये जो सेंटर है ये नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के अंतर्गत बनाया गया। बेसिकली ये किस लिए है? NDAR कि जो डिजिटल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, कि उसके लिए कैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके, कैसे आर्किटेक्चर क्रिएट हो सके, उसके रिलेटेड है ये। ऑलराइट, तो ये जो CCC 2.0 है इट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 19 ऑफ गांधीनगर। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ एम्ड एट लिवरेजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। तो ये डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टूडेंट्स में लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए एम करता है। अभी करता क्या है? ये 55,000 प्राइमरी और सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉनिटर करता है और 4 लाख टीचर्स को बेसिकली इनकरेज करता है कि वो अपने लर्निंग आउटकम्स को, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को, 1.2 करोड़ स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने में योगदान करें। The center already has 1,000 crore data sets that had been collected for over 1 crore students over the last 2.5 years. तो सेंटर के पास ऑलरेडी 1,000 करोड़ डेटा सेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है डेटा की, तो जो कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में इकट्ठी की है। He says it can track details like pattern emerging from periodic tests, which students have performed badly in, which subject, which question, which can be accessed with the help of artificial intelligence and machine learning. तो बेसिकली क्या ट्रैक करता है ये कि जो पीरियोडिक टेस्ट है, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो उन टेस्ट से एक पैटर्न जो आ रहा है, स्टूडेंट्स किन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किन चीज़ में सब्जेक्ट्स में गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किन टॉपिक्स पे बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से एक्सेस की जा सकती है और उनका असेसमेंट हो सकता है। So it is basically used for interoperability of data systems that exist in silos like students and teacher attendance data, CRC app data, सेमेस्टर असेसमेंट, CCC मॉनिटरिंग डेटा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि बहुत सारे डेटा सिस्टम्स को ये इंटरऑपरेबल बना देता है, कन्वर्ज कर देता है।
ईजी एक्सेस और बहुत जल्दी डिसीजंस इंश्योर करने के लिए जो CCC है वो क्या है कि वो द प्लान इज़ टू हैव CCC हाउस ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल एजुकेशन सेंटर। तो बेसिकली क्या है कि जो एजुकेशन के जो HODs हैं उनको स्कूल एजुकेशन सेंटर में ही वहाँ पर हाउस करने का प्लान है इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एट द रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट। तो बेसिकली जब ये बनाया गया था तो इसको ऐसे लाया गया था दैट इट इज़ अ प्रिलिमिनरी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम where prediction or forecast on students most likely to migrate from where to which areas and their possibility of dropouts can be made in advance। तो बेसिकली जब इसको लाया गया था तो ये बच्चों से के लिए आया था कि ड्रॉप आउट्स को मॉनिटर करने के लिए कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं बीच में ही, जो सेशन चल रहा है उसके बीच में ही, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए इसको लाया गया था। तो द डेटा ट्रैक्ड एंड एनालाइज्ड इंक्लूड स्कूल हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज माइग्रेशन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल टू वेयर एंड हाउ मेनी टाइम्स ही हैज चेंज्ड द स्कूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉप आउट्स को इंश्योर करता है कि बच्चे ने कितनी बार स्कूल में चेंज किया है, कहाँ से कहाँ वो माइग्रेट हुआ है, तो ये सब डेटा उसमें इनपुट डले रहते हैं। उसके अलावा जो बच्चे टेस्ट से एब्सेंट हैं या जिन बच्चों ने बहुत लो स्कोर किया है वो भी इन डेटा के बेसिस पर भी ड्रॉप आउट चांसेस को इंश्योर किया जाता है कि उनको कंफर्म किया जाता है। Thus, students have been categorized as high, medium and no risk, and tracking of such high risk students in each cluster will help check their dropping out from schools। तो इस वजह से ये सब चीज़ें, ये जो डेटा सेट्स मिलते हैं इनको एनालाइज करके ये देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट हाई ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी वाला है, कौन सा स्टूडेंट लो या नो रिस्क वाला है, कौन सा स्टूडेंट मीडियम रिस्क वाला है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, Based on the analysis, the CCC has categorized dropout students into seasonal migration and result and attendance oriented। तो बेसिकली ये जो पूरे डेटा सेट्स को एनालाइज करके जो CCC है उसने दो तरह के ड्रॉप आउट्स बताए हैं स्टूडेंट्स के, दो तरह के ड्रॉप आउट कैटेगरीज बताई है। पहला है सीजनल माइग्रेशन, कि कई स्टूडेंट्स के जैसे पेरेंट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं तो उस वजह से स्टूडेंट माइग्रेट कर रहा है, तो एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरा है कि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया बीच में, या अटेंडेंस ही नहीं ले रहा है तो उस वजह से उसको वो अपने मतलब प्रॉपर आ ही नहीं रहा है स्कूल। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, ये दो कैटेगरीज हैं। फिर ये जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पे भेजा जाता है। ठीक है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर्स उनके पास भेजा जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो बच्चा है वो ड्रॉप आउट ना कर रहा हो। और स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे टीचर्स जो है बेसिकली उन एरियाज पे काम कर सकते हैं, वर्क ऑन एरियाज वेयर द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड मोर क्लैरिटी बाय एनालाइजिंग द PAT रिपोर्ट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो टीचर्स जो हैं स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली गुजरात का CCC जो अपना सेंटर है 2.0 वाला, उस पर। अब बेसिकली एक जनरल ऑब्जेक्ट चीज़ें देख लेते हैं। तो क्या है कि इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम उन बेसिक एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहली है श्रेयस स्कीम, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, श्रेयस। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है कि एक तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी पढ़ाई करवाना कि वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल बने। जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रहा है आजकल कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने सारे हो गए हैं कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो तो बिल्कुल डाउन हो गई है, और उनमें से जो निकलने वाले इंजीनियर्स हैं वो लायक ही नहीं है कि उन्हें मतलब प्रॉपर इंडस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो जो सैम्पल है वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए वो योग्य ही नहीं है। तो ये बेसिकली इसका एम है। नीट स्कीम, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही है। इसका काम क्या है बेसिकली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके लर्निंग को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर देना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर। जो AI का यूज़ करके हर एक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है, उस अकॉर्डिंग लर्निंग को कस्टमाइज कर देना, मॉडिफाई कर देना। इक्विप स्कीम, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, बेसिकली ये 5-year विजन प्लान है जो कि HRD मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज़ किया गया है। जो 10 एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि मोर देन 50 इनिशिएटिव्स दैट वुड ट्रांसफॉर्म द हायर एजुकेशन सेक्टर कम्प्लीटली। तो ये सजेस्ट किया गया है कि मतलब कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं, 50 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स दिए हैं कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स ने, जो कि हायर एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने के लिए या अपग्रेड करने के लिए इनिशिएटिव्स जो है वो काम आएंगे, वो दिए हैं 10 एक्सपर्ट ग्रुप्स ने।
ध्रुव, द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही है। बेसिकली इसका काम क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एनकरेज करना ताकि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ा सके। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर टीचर्स। तो ये 42 लाख गवर्नमेंट टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा और इसमें क्या होगा कि उनकी टीचर्स की मैसिव ट्रेनिंग होगी और उन टीचर्स को मोटिवेट किया जाएगा, उनको इक्विप किया जाएगा ताकि वो स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सके टुवर्ड्स लर्निंग। ऑलराइट, परामर्श की बात करें तो परामर्श फॉर मेंटरिंग NAAC एक्रेडिशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। तो ये एक स्कीम है। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल जो होता है, हब एंड स्पोक मॉडल जहाँ पे मेंटर इंस्टीट्यूशन, जिसे हब बोला जाता है, हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है, ये मेंटर इंस्टीट्यूशन है जैसे मान लीजिए, और इसका काम क्या है कि जो मेंटर इंस्टीट्यूशन है वो मेंटी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मेंटी इंस्टीट्यूशंस को ट्रेन करेगा, गाइड करेगा। ऑलराइट, तो ये हब एंड स्पोक मॉडल होता है। शगुन की बात करें तो ये यूनियन HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और ये क्या है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल एजुकेशन के लिए ऑनलाइन जंक्शन है ये। UDIAC प्लस क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो इसका काम क्या है कि सभी स्कूलों से क्वालिटी इंश्योर करना, क्रेडिबिलिटी इंश्योर करना और जो स्कूलों से इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, ये सब इसके अंदर आता है। राइस की बात करें तो रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन हायर एजुकेशन। तो ये क्या है, जो हायर एजुकेशन फिनेंसिंग एजेंसी है HEFA, उसके स्कोप को बढ़ाया गया है ताकि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इम्प्रेस, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज। तो इसकी स्कीम के अंतर्गत क्या है कि 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं दे विल बी अवॉर्डेड 2 years टू सपोर्ट द सोशल साइंसेज रिसर्च इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड टू इनेबल रिसर्च टू गाइड पॉलिसी मेकिंग। तो 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनको 2 साल का सपोर्ट मिलेगा सोशल साइंस रिसर्च में। जो अपने 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा बेसिकली। स्पार्क की बात करें तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इसका काम क्या है, टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये कैसे होगा, बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। तो ये एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस और दुनिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में एक कन्वर्जेंस लाया जाएगा हायर एजुकेशन के केस में। IIT खड़गपुर जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है इसके लिए। लीप, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम। तो ये क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि लीडरशिप को डेवलप करने में हेल्प करेगा। 3 weeks flagship leadership development training program for second level academic functionaries is public funded higher education institutions। तो जो public funded या गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर 3 week का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा फॉर सेकेंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज। अर्पित, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो क्या है ये ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टीज़ के ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। तो ये जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन चाहिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो उनके लिए एक लोन सीकिंग पोर्टल है। तो इट इज़ अ फुली IT बेस्ड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड अथॉरिटी। इसके लिए क्या किया गया है कि एक IT बेस्ड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड अथॉरिटी को ऑथराइज किया गया है, प्रपोज किया गया है थ्रू द प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बना जाएगा, प्रावधान किया गया है स्टूडेंट फाइनेंशियल एड अथॉरिटी। समग्र शिक्षा स्कीम। तो बेसिकली क्या है ये कि जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर है प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक का, तो उनके अंदर इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना, वो इसका प्रॉपर एम है। ऑलराइट, नाउ सर्व शिक्षा अभियान। ये क्या है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइज करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड देगी टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ताकि वो इसको अप्लाई कर सके।
ठीक है, तो इसके मेजर गोल्स क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, ब्रिजिंग ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स इन एजुकेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इसके मेजर गोल्स हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसका काम क्या है? टू रेज द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन टू क्लास 10th एंड यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th भी पूरी नहीं कर पाते, तो उनको इस एक्सेस को उनके लिए इस एक्सेस को यूनिवर्सलाइज करने के लिए इसका एम है। उसके अलावा अच्छी क्वालिटी का सेकेंडरी एजुकेशन विद फोकस ऑन साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इन 3 एस्पेक्ट्स पे मेजर फोकस करके अच्छी क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन इंश्योर करना। और उसके अलावा जेंडर, सोशल एंड रीजनल गैप्स जो हैं एनरोलमेंट्स में, उनको रिड्यूस करना। तो ये मेजर एम्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या है? इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस। तो ये प्रोग्रेस मॉनिटर्ड फंडिंग स्कीम है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है, तो उसको स्ट्रेटेजिकली फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट। उन्नत भारत अभियान, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन इंस्टीट्यूट्स of higher education in research and training relevant to the needs of rural India। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च और ट्रेनिंग में, तो उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को डेवलप करना। स्वयं क्या है? स्वयं बेसिकली क्या किस लिए अचीव किया गया है, किस लिए बनाया गया है? ताकि जो एजुकेशन पॉलिसी के 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, इनको इंश्योर किया जा सके। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें तो ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एनकरेजिंग इकोनॉमिकली वीकर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन एट डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल्स। तो बेसिकली जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक भी होते हैं, तो उनको इनकरेज करना ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाए। तो जो द स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 30,000 इज प्रोवाइडेड टुवर्ड्स ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट एंड ₹20,000 एज कॉन्टीजेंसी अलाउंस पर 1,000 पर्सन्स पर एनम। तो स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो ट्यूशन फी की जो रीइंबर्स करने के लिए 30,000 प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके अलावा 1,000 पर्सन्स के लिए, 1,000 स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए हर साल कॉन्टीजेंसी अलाउंस होता है 20,000 का। ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये इंपॉर्टेंट है, नया करिकुलम आया है स्टूडेंट्स के लिए, तो उस रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जो हायर एजुकेशन का करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। तो अगर कोई स्टूडेंट बीच में उसको छोड़ना भी चाह रहा है और बीच में आना भी चाह रहा है कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो वो अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन द्वारा ये एंट्री एग्जिट को अलाउ किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी इसके अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। इट ऑल्सो एडवोकेट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इक्विटी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। तो बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी को इक्विटी इंश्योर करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए एडवोकेट करता है, तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को भी क्रिएट किया जाने की बात की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश किया जाने की बात की है टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। ठीक है, तो इसमें इसका जो मेजर एम है वो जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेजेस रीजन एंड ग्रुप्स, तो ये इस्टेब्लिश करना। ठीक है। एफिलिएशन सिस्टम्स टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स विद ग्रेटर ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस। तो एफिलिएशन सिस्टम्स को ख़त्म किया जाएगा 15 ईयर्स में, और उनको कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऑलराइट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्रकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रोविजंस हैं एनईपी के, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस भी हैं। तो ये हमने बहुत सारे मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं फॉर एजुकेशन वो डिस्कस किए हैं। ऑलराइट। और उसके अलावा हमने जो गुजरात में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खुला है उसके बारे में भी डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। This news is regarding global policy tightening may precipitate rocketing inflation। क्या मतलब है इसका कि ग्लोबली जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है बैंकों के द्वारा, ताकि जो
कैपिटल का इन्फ्यूज़न है वो कम से कम हो सके। जैसे कि अगर यूएस का फेडरल रिज़र्व अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सारे इन्वेस्टर्स वहाँ जाके इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वहाँ के बैंकों में। सो ये इन्फ्लेशन का एक कारण बन सकता है इन इंडियन इकोनॉमी। ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आता है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ। इसमें सब टॉपिक में इन्फ्लेशन भी आता है। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फूड एंड ब्रेवरेजेस का जो इन्फ्लेशन है, जो कि FMCG सेक्टर में आता है, तो इसका जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% पहुंच गया है, जो कि फेब में था 5.9%। तो काफ़ी बड़ा जंप है ये। यहाँ पे आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं लास्ट 12 मंथ का, कि जो 2021 का जो पहला फाइनेंशियल क्वार्टर था वहाँ भी इन्फ्लेशन 6 के ऊपर गई थी, पर धीरे धीरे वो डाउन आ गई थी, लेकिन वो 4 से 6 तक गई थी, तो एक शार्प इंक्रीज वहाँ भी हुआ था। लेकिन अब क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही इन्फ्लेशन 6% को क्रॉस कर चुका था, तो हो सकता है कि ये मोर सीवियर सिचुएशन को क्रिएट करे। करेंट सिनारियो क्या है? करेंट सिनारियो में RBI ने ये कॉशन किया है कि ये जो नियर टर्म ग्लोबल आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। कमोडिटी प्राइजेस का जो इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 6.9%, है ना। सो ये एक्चुअली हुआ ये है क्योंकि जो इम्पोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। सो अब इंपोर्ट में तेज़ी आएगी तो लोकल करेंसी डिप्रिशिएट होती है एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता ही होता है। सो इन्फ्लेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप 6.95 पहुँच चुका है। सो RBI ने रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया था उसमें जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है। रेपो रेट अनचेंज रखने से बेस रेट भी कम वही रहेगा, रिवर्स रेपो रेट भी वही रहेगा, और कुछ हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो रिपोर्ट आई थी RBI के द्वारा, वो क्या कहती है कि रैपिडली वाइडनिंग ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो ट्रेड और करेंट अकाउंट जो है उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है जो इंडिया के फेवर में। तो वो क्या करता है कि जो एक्सटर्नल सस्टेनेबिलिटी जो मिलती है इकोनॉमी को, उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन फंडामेंटल और इंटरनेशनल रिजर्व्स जो स्टॉक्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो वो एक बफर प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी को, ताकि वो इस तरह की क्रिटिकलिटी से ओवरकम कर सके। अब ऑब्वियसली इंडिया भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका इमीडिएट कॉज तो है वॉर, जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, और जो रिटेलिटरी सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, तो वो तो इसका इमीडिएट कॉज है, क्योंकि वो एज ए इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है लाइक इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो इस चीज़ को ज़्यादा फेस करेगी, क्योंकि ग्लोबली जो मॉनेटरी पॉलिसी है सबकी वो टाइट हो रखी है। कोई भी कैपिटल को बाहर नहीं जाने देना चाहता है अपनी कंट्रीज से। सो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस देगा। ये इकोनॉमी रिकवरी को भी एक तरह से निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कोविड से जो उबरने की जो प्रोसेस चल रही है वो अभी भी चल रही है, और इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डाउनटर्न को इन्विटेशन देगा। सो इंडियन इकोनॉमी भी इससे इम्यून नहीं है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी इन चीज़ों को सस्टेन कर सकती है। तो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के फेवर में हैं वो देख लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमीज़ कोशिश कर रही है चीज़ों को मटेरियलाइज करने की ऑन डोमेस्टिक लेवल, जिसकी वजह से वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी जो वो है वो नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन इंडिया इसको एक चैलेंज के रूप में फेस करती है, लेकिन साथ ही स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे भी फोकस करती है
क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ब्रॉडन्ड वैक्सीनेशन कवरेज हो चुका है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो रिलायबल है अभी भी, एक्सपोर्ट रोबस्ट हुई है इस बार, 420 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, और रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रिसीवर है इंडिया। एंड जो फिजिकल रिप्रायोरिटाइजेशन है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना है इन ऑर्डर टू सिक्योर ग्रोथ, वो ऑलरेडी चल रही है। सो इंडिया लगता है काफ़ी हद तक कि इन चीज़ों को भी सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म जो इन्फ्लेशन है एट दैट टाइम वो शायद आगे न रहे, और जिस तरह से ये लास्ट ईयर डाउन हिल हुआ था उस तरह से शायद ये भी इस बार भी डाउन साइड पे आए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जो हम डिस्कस किए, इसके जो की पॉइंट्स है वो थोड़ा देख लीजिएगा। एंड ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो डेटा सामने आए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, उसकी एक आइडिया होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो द न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इंडिया को $80 बिलियन के सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि वो लगभग $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर कर सके। इसका क्या मतलब है? $80 बिलियन के जो रॉ मटेरियल्स सेमीकंडक्टर जो भी हैं वो इन फ्यूचर इंडिया में आएंगे, और जिससे यहाँ पे असेंबली होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शन आएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की कंट्री में, ताकि इंडिया जो है वो अराउंड द ग्लोब एज अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इस्टेब्लिश हो सके। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, पहले ही लॉन्च हो चुकी है, वो इसका नया वर्जन है 2022 का। तो ये है क्या? ये एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा लगभग 76,000 करोड़, ताकि एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को बनाया जा सके। इसको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर काम करेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंजॉय करेगी। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्मुलेट एंड ड्राइव इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे कि हमने कहा कि सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट ही प्रायोरिटी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी प्रमोट करना है, और जो डिज़ाइन इकोसिस्टम्स भी है उसको भी कहीं ना कहीं साथ में लेके ही चलना है। तो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम जो है वो उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स। सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर का में सबसे ज़्यादा चलन में आने वाला भी वो एक एलिमेंट है, तो उसके जो फैब्स हैं वो इंडिया काफ़ी हद तक इंपोर्ट करता है, तो उस पर फोकस करना। डिस्प्ले फैब भी इस्टेब्लिश करना, ताकि डिस्प्ले के लिए बाहर की कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े। जैसे सैमसंग साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो बहुत हद तक डिस्प्ले बनाती है, तो उस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स, ये सब भी यहीं पे ही मैन्युफैक्चर करना। सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग जो होती है काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग होती है, ताकि कंपनी एक्चुअली इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकेज करती है, ताकि उनके आइडियाज़, उनके डिज़ाइंस किसी अदर कंपनी या कंपटीशन के पास ना पहुंच जाए। सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन ऑब्वियसली। सो ये सारे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो विज़न डॉक्यूमेंट है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो डिमांड है डिजिटल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, वो सिर्फ ऊपर ही जाएगी बिकॉज ऑफ द डिजिटल इरा, और बिना डिजिटाइजेशन के अब डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सो गवर्नमेंट ने 300 बिलियन टारगेट रखा है
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें से 120 बिलियन डॉलर के आसपास तो सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। सो इसमें से डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होगा वो लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहने वाला है। सो इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हाल ही में गवर्नमेंट को प्रपोजल्स मिले हैं 5 मेजर कंपनीज से, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए। कौन सा, कैसे? तो वो लगभग इन्वेस्टमेंट करेगी लगभग 1.53 लाख करोड़ के आसपास। तो जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है उसको ऑलरेडी एक बजट जो कि 76,000 करोड़ है उसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और वो उसमें इन्फ्यूज़ कर दिया गया है। सो जो 5 मेजर कंपनीज है उनमें से हैं वेदांता फॉक्सकॉन जेवी, IGSS वेंचर्स एंड ISMC, ये मेजर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है उसको सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि है ऑलमोस्ट 13.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। सो एक्चुअली वो कंपनी अपने कैपिटल लगाने के अलावा सेंटर से लगभग 5.6 बिलियन की जो सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रही है, और सेमीकॉन जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी 76,000 करोड़ रुपीज़ तो इन्फ्यूज़ कर ही रही है। तो इसका कंक्लूडिंग ये स्टेटमेंट ये बनता है कि अब चूँकि आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा रिसेंटली कि इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्टर में नंबर 1 आ गया है चाइना को पछाड़ के। अब चाइना पे कई तरह के पाबंदियां भी लगी हुई है और कंपनी भी पुल आउट कर रही है, शायद इस वजह से वो है। तो कुछ जो मेजर कंपनीज़ के जो स्मार्टफोन है जैसे कि सैमसंग हो गए, एप्पल भी अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुका है, तो उसकी वजह से इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया था। तो जैसे कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन बन रहा है, नियर फ्यूचर में बन भी जाएगा। तो इस अप्रोच में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम मूव कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंश्योर कर रही है कि प्रॉपर डायरेक्टिव या स्टेप्स क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के। सो ये बहुत ही अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या यहाँ पे टेक अवे कर सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक विज़न है वो क्या कहता है। ये छोटा सा जो इसमें ये था, आपको ये पता होनी चाहिए थोड़ी सी डिटेल्स। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है 2022 का, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, कभी कभी इस पे क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर कैपिटल इन्फ्यूज़ हो रहा है तो कितना आ रहा है, उस पर कितना FDI आ रहा है, कितना FPI आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो these are all for the exam point of view. So this is it in this news. अंडरस्टैंडिंग द एडिशनल एयरबैग्स मैंडेट फॉर व्हीकल्स। तो जो एडिशनल एयरबैग्स मैंडेट थे व्हीकल्स के लिए, उसके ऊपर क्या कहते हैं ये बात करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ 6 एयरबैग्स in all passenger vehicles of M1 category to enhance safety for vehicle occupants। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 6 एयरबैग्स को इंस्टॉल करने के जो प्रपोजल है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, वो प्रपोज किया था कि M1 कैटेगरी के जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स है उसके अंदर 6 एयरबैग्स इंस्टॉल्ड हों, राइट। तो ये प्रपोजल क्या कहते हैं? अगर जनरल स्टेटूटरी रूल्स की बात करें तो ये जो रूल्स हैं ये पूरे स्टेट्स को नोटिफाई करते हैं कि M1 कैटेगरी के जितने भी व्हीकल्स हैं जो कि 1 अक्टूबर के बाद मैन्युफैक्चर होंगे, उनके अंदर 2 साइड टॉर्सो एयरबैग्स होने चाहिए। 2 साइड टॉर्सो एयरबैग्स, फ्रंट रो एंड आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन, राइट। दीज आर द फर्स्ट कंडीशन। अदर देन दिस, ये जो इनका इस सीट पे होगा, इट विल बी डिप्लॉयड टू द सीट्स और ऑन द साइड्स एट द स्टिपुलेटेड पोजीशन इनसाइड द व्हीकल। तो या तो ये सीट्स पे होंगे, राइट, पहली कंडीशन, और अगर सीट्स पे नहीं होते हैं तो ये स्टिपुलेटेड पोजीशन के अंदर होंगे, व्हीकल के अंदर स्टिपुलेटेड पोजीशन के ऊपर, राइट। इससे क्या होगा, इन्फ्लेटेबल एयर बैग का डिप्लॉयमेंट भी होगा एंड इससे जो इंजरीज आती हैं टॉर्सो रीजन में, टॉर्सो मतलब छाती से ऊपर, छाती के आसपास और गर्दन के आसपास, उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी, राइट। फर्दर द नोटिफिकेशन आस्क्ड डिप्लॉइंग कर्टेन और
ट्यूब एयरबैग्स टू कुशन द एंटायर आउटबाउंड साइड्स। तो जितने भी आउटबोर्ड साइड्स हैं उनको भी या तो ट्यूब एयरबैग्स हों या फिर कर्टेन और काइंड ऑफ अ थिंग हो। कर्टेन इन द सेंस अपने घर वाले पर्दे नहीं, थोड़े से मोटे स्पंजी टाइप के, जिससे कि वो जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस्ड हो। अदर देन दिस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिस्टर नितिन गडकरी सेड कि जो इन्हांस सेफ्टी है व्हीकल ऑक्यूपेंट्स के, व्हीकल में जो भी बैठे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई लेटरल कोलिजन हो जाता है तो वो जो साइड में टॉर्सो एयरबैग्स हैं वो कुशन की तरह एक्ट करेंगे और इम्पैक्ट की एनर्जी, जो एनर्जी है इम्पैक्ट की, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, ओके। तो इससे पहले प्रीवियस लेजिस्लेशन क्या था, पहले क्या लॉ था कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है रोड सेफ्टी के ऊपर, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर ही सेफ्टी फीचर्स के ऊपर मैंडेट होता था, राइट। तो अब इसके बाद, इस एडिशनल एयरबैग्स मैंडेट के बाद क्या चेंजेस होगा, जो ऑटोमोबाइल मार्केट है उसके एनालिस्ट है जेटो डायनामिक्स, उन्होंने कहा है कि 4 एडिशनल एयरबैग्स लगाने से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी 17,600, राइट। कुछ एक केसेस में कॉस्ट ज़्यादा भी जा सकती है, जहाँ पे कंपनी को इंजीनियरिंग चेंजेस करने पड़ेंगे कार की स्ट्रक्चरिंग के अंदर, ताकि एडिशनल एयरबैग्स वो इंस्टॉल कर सकें, राइट। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सियाम ने जितने भी मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट की, उसको रिव्यू करने के लिए कहा है रूल्स, ताकि, क्योंकि हर जगह साइड्स और कर्टन बैग्स वर्ल्ड में कहीं पे भी मैंडेटेड नहीं है, इसलिए सीएम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री से आग्रह किया है कि आप इसको एक बार दोबारा रिकन्सिडर कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा बजट सेशन के अंदर कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो अपसेट है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज ऑफ प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि जो एयर बैग की फिक्स्ड कॉस्ट है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से डिटरमाइन होगी, और साइड के अप्रॉक्सीमेटली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5,600 से लेकर 7,000 के आसपास होता है, राइट। तो इससे जो ये जो मूव है, इससे क्या सेफ्टी पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं स्टैट्स की, तो यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन NHTSA TSA की बात करते हैं, तो फ्रंटल जो एयरबैग सामने जो रहते हैं, उन्होंने 50,457 लाइफ्स बचाई हैं 1987 से लेके 2017। इतने बंदे की एक बेसबॉल स्टेडियम को फुल भर देंगे। इसके अलावा बताया कि जो एडेड एयरबैग्स है वो पैसेंजर की अपर बॉडी को बचाते हैं फ्रॉम हिटिंग द व्हीकल्स इंटीरियर ड्यूरिंग अ क्रैश। ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी बॉडी सेज पैसेंजर मस्ट आल्सो इंश्योर फास्टनिंग ऑफ द सीट बेल्ट्स ऑन द रोड, राइट। किन केसेस में जहाँ पर ये एयरबैग्स रहता है वहाँ पे ऊपर का जो अपर पोर्शन जो है पैसेंजर का या फिर ड्राइवर का, वो सेफ रहता है, राइट। मिनिस्टर ने रिसेंटली अपने पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर ये भी कहा कि अगर एयरबैग्स होते तो हम 2020 के अंदर 8,558 लाइव्स जिंदगियां बचा सकते थे। इसके अलावा साइड कॉल्यूजन जो होता है, साइड में से जो टक्कर लगती है, उसमें 14,271 लाइव्स हम बचा सकते थे। द मिनिस्टर हैज़ एनविसाज्ड अप्रेज्ड लोअर हफ्सबा इन द अडॉप्टिंग मल्टी-pronged स्ट्रेटजी टू एड्रेस इश्यूज पर्टेनिंग टू रोड सेफ्टी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर। तो ये जब रिसेंटली ये सब टॉपिक्स उसके पार्लियामेंट्री के एड्रेस में थे, तो उन्होंने जो नितिन गडकरी जी उन्होंने अप्रेज भी किया था इसके लिए कि मिनिस्ट्री पार्लियामेंट इसके ऊपर काम कर रही है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है ये, राइट। इसके अलावा जब व्हीकुलर इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने हाउस को कहा कि एयरबैग्स, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, टायर क्रैश टेस्ट, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या फिर फायर अलार्म जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम रिसेंटली इसकी बात करते हैं व्हीकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव हुई है, राइट। क्या क्या इम्प्रूव हुआ है? एयरबैग्स, ABS टायर्स, क्रैश टेस्ट, स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस, कंप्लायंस, फायर अलार्म्स, प्रोटेक्शन सिस्टम, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि सही हुई हैं, राइट। Okay, this was the article, and we have learned that. Just a second. Okay, proposal क्या कहता है?
प्रीवियस लेजिस्लेशन क्या थे, प्राइसेस को इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, और इस मूव से जो कॉलोजन की सेफ्टी है तो उसके ऊपर हमने कुछ स्टैट्स देखे और गवर्नमेंट का व्यू देखा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन या फिर कार्टेल किसको बोलते हैं? एक ग्रुप बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, ये गुंडों का, स्टूडेंट्स का, या फिर पॉलिटिशियन का, कोई भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गया जिसको कि हम जनरली कार्टेल बोलते हैं। लेकिन आज जिसकी बात करेंगे वो टोटल ही कंज्यूमर और बिजनेसेस से रिलेटेड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कंटेक्स्ट ले लेते हैं एक बार। कार्टेल्स विच इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ बिजनेसेस right colluding to keep prices high have been viewed by economists as a significant threat to the market economy. Cartel, group of businessmen, colluding मतलब सब मिल रहे हैं, प्लस सब एक साथ एक ग्रुप बना के जो प्राइसेस हैं, मतलब ग्रुप बना के इनका एम क्या है? प्राइसेस को हाई रखना। अगर इकोनॉमिस्ट का व्यू देखें इन सब के ऊपर तो ये सिग्निफिकेंट थ्रेट है मार्केट इकोनॉमी को, राइट। कि अगर सब मिलके ऐसा ही करेंगे तो फिर मार्केट चलेगा कैसे? कंपटीशन नहीं होगा। तो जब बिजनेस कॉरपोरेट करने लग जाए एक दूसरे के साथ रेदर देन कम्पीट करने के, तो उससे बहुत ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कंज्यूमर्स के लिए। कि अगर कॉम्पीट करते तो हाँ, ये मान लीजिए कोई भी एक बिज़नेस है, वो 10 रुपये की एक चीज़ दे रहा है, दूसरा बिज़नेस आया वो 8 रुपये की दे रहा है, तो राइट, तो दोनों में कंपटीशन है कि मैं 8 की दे रहा हूँ, वो 10 की दे रहा है, तो इससे कंज्यूमर का बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर दोनों मिल जाएँ और दोनों मिल के मान लीजिए 10, 8 भी छोड़िए, वो 15 में बेचने लगें दोनों मिल के, तो उससे कंज्यूमर को बहुत नुकसान होता है, राइट। तो कार्टेल क्या होता है? अगर CCI की बात करें, CCI इन द सेंस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कार्टेल्स के अंदर होता है एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, हु बाय एग्रीमेंट देमसेल्व्स, आपस में एग्रीमेंट करके लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्राइस ऑफ और ट्रेड इन गुड्स फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कोई भी ऐसा ग्रुप हो गया जिसके अंदर कि प्रोड्यूसर्स है, सेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ट्रेडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपस में एग्रीमेंट बना के या आपस में डिस्कशन करके लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर कंट्रोल करने का अटेम्प्ट करते हैं। किसको? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस, ट्रेड इन गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को कंट्रोल करने का करते हैं। कार्टेल को अगर जनरल देखा जाए तो एक एग्रीमेंट है कॉम्पिटिटर्स के बीच में टू रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, कि कंपटीशन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसके लिए आपस में एग्रीमेंट करते हैं। और कार्टेलाइजेशन क्या होता है? कार्टेलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, कार्टेलाइजेशन इज व्हेन एंटरप्राइजेस कॉल्यूड टू फिक्स प्राइसेस, बिड रिगिंग, शेयर कस्टमर एक्सेट्रा, बट वेदर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर लॉ, दिस इज नॉट कार्टेलाइजेशन। अगर कार्टेलाइजेशन की बात करें तो जब एंटरप्राइजेस मिल के प्राइसेस फिक्स करते हैं, बिड्स को रिगर कर देते हैं और कस्टमर शेयर करते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड कार्टेलाइजेशन। लेकिन अगर प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो उसको कार्टेलाइजेशन नहीं बोलते हैं, राइट। अब कार्टेल्स के लिए कंपटीशन जो एक्ट है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, उसके अंदर लीनियंसी प्रोविजंस भी हैं, राइट। और अगर एक पार्टी किसी कार्टेल से ब्रेक अवे करती है तो उसके लिए इंसेंटिव भी है। उसके अलावा टोटल और एक्सेप्ट पार्टिशियल लीनियंसी भी है, और ये हाईली इफ़ेक्टिव टूल माना गया है जो दुनिया भर के कार्टेल्स हैं उनके खिलाफ। अगर इसमें अदर्स फिलॉसफी या अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? तो वही है कि कार्टेल जो होते हैं बिजनेस ग्रुप होते हैं जो कि हाई प्राइसेस को हाई रखने के लिए आपस में कॉल्यूड कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और जिससे कि मार्केट इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट थ्रेट रहता है। आपस में कॉम्पीट करने के बजाय ये आपस में कॉरपोरेट करते हैं, जिससे कंज्यूमर को हायर प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। अब कैसे ये लोग कैसे प्राइस को हाई करते हैं? सप्लाई को लिमिट कर देंगे, राइट, कि सप्लाई आ ही नहीं रही है तो ऑब्वियसली वो प्राइसेस हाई होंगे। और ऐसा किसी कंपटीशन अगर थ्रेट ना हो कंपटीशन का तो कार्टेल्स के पास एक रीज़न भी है कि इनोवेट और केटर करने के लिए कंज्यूमर्स को बेटर वेज में, लाइक
मोनोपोली, कि एक ही मोनोपोली, यही हमारा रेट है, यही एक ही कंपनी, मतलब सारे अगर मिलके एक ही रेट पे चलाते हैं तो काइंड ऑफ मोनोपोली ये साउंड करेगा, राइट। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल तो ओपैक जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये बहुत ही बड़ा और वेल नोन इंटरनेशनल कार्टेल है जो कि ऑयल की प्राइसेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड या फिर थ्रू आउट द ग्लोब कंट्रोल करता है। अब ये काम कैसे करते हैं? अगर हम इसके कैटेगरीज़ की बात करें तो 4 कैटेगरीज है: प्राइस फिक्सिंग, आउटपुट रिस्ट्रिक्शंस, मार्केट एलोकेशंस और बिड रिगिंग, राइट। ये 4 कैटेगरीज है जिनके तहत ये काम करते हैं। अगर सबको बात करें तो हार्ड कोर कार्टेल जो रहते हैं वो इंसुलेट कर लेते हैं खुद को रिग्रेस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस से, और कॉपरेशन को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इन केस ऑफ कंपटीशन ना करके वो कोऑपरेट करने लग जाते हैं आपस में, राइट। अब ये कार्टेल्स हर्ट कैसे करते हैं? ये कंज्यूमर को तो करते ही करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी ये ओवरऑल इकोनॉमी के एफिशिएंसी को अंडरमाइन करते हैं। अब एक सक्सेसफुल कार्टेल किसको माना जाएगा? जो कि प्राइस तो अबव कर दे कंपटीशन लेवल की और सर्विसेज को कर दे रिड्यूस, तो एक सक्सेसफुल कार्टेल इसको बोल सकते हैं। कंज्यूमर या तो हाई प्राइस नहीं पे करेगा, राइट, कुछ उसके लिए फिर कार्टेलाइज प्रोडक्ट के लिए जो कि उनको चाहिए, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट की फॉर्जिंग बढ़ जाएगी, फॉर्जिंग इन से नकली चीज़ें आने लगेंगी, या फिर कार्टेल को पे करे और उसको पता नहीं हो कि ये जो वेल्थ ट्रांसफ़र है जो कार्टेल के तहत जा रहा है। तो कंपटीशन एक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्या उसके अंदर मोनोपोलिस्टिक प्राइसेस के खिलाफ कोई प्रोविजंस हैं? तो अगर हम अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो उसके खिलाफ कंपटीशन एक्ट में प्रोविजंस हैं। वन ऑफ द अब्यूजेज इज व्हेन डोमिनेंट एंटरप्राइजेज, एक डोमिनेंट एंटरप्राइज है, कोई भी एक बड़ी कंपनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशनरी प्राइसेस, गलत या डिस्क्रिमिनेशनरी प्राइसेस अगर वो लगा देती है इन परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइडिंग, जो भी वो सेक्टर में, जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है, अगर उसके प्राइसेस वो डिस्क्रिमिनेटरी अनफेयर होते हैं तो वो एक केस माना गया है, राइट। तो एक्सेसिव अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक्सेसिव प्राइसिंग कुड रिगार्डेड एज अब्यूज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन बाय कंपटीशन कमीशन। अगर कंपटीशन कमीशन इन्वेस्टिगेशन के बाद बोलता है कि हाँ ये जो प्राइसिंग है ये अब्यूज़ है, इन्वेस्टिगेशन अब्यूज़ है, एक्सेसिव प्राइसिंग, तो इसको वो बता सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या सीन है। अगर हम आगे बात करते हैं तो व्हाट इज़ पेनल्टी फॉर कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन के लिए क्या पेनल्टी है, राइट। ओके, अगर हम आगे चल के देखें कार्टेलाइजेशन के लिए क्या प्रोविजंस हैं, पेनल्टी क्या है, तो कंपटीशन एक्ट जो है हर एक मेंबर, कार्टेल के हर एक मेंबर को उसके प्रॉफिट के 3 गुना पेनल्टी की बात करता है फॉर ईच ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। जितने भी उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर किए हैं उसके अंदर उनको पेनल्टी लगेगी 3 टाइम्स द प्रॉफिट, जितना भी उन्होंने कमाया उसका 3 टाइम्स उनको पे करना पड़ेगा, या फिर 10% ऑफ टर्नओवर ईच ईयर फॉर कंटिन्यूस विच इज़ हायर। अब इन दोनों केस में से या तो 3 टाइम्स प्रॉफिट का या फिर 10% टर्नओवर का, तो जो भी मैक्सिमम है वो लगाया जाएगा। अगर लीनियंसी की बात करें तो CCI जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो वेव कर सकता है पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग, यूजफुलनेस, डिस्क्लोजर और फुल कॉर्पोरेशन इन द प्रॉप। अगर उसका टाइमिंग कि सही टाइम पे पता चल गया, यूज़फुल कितना था वो, डिस्क्लोजर किसने किया, और जो कंपनी है वो फुल कॉपरेट कर रही है, तो उसको वो वेव कर सकता है। तो ये कार्टेल्स मोनोपोली से कितने, मतलब और भी बुरे कैसे हो सकते हैं, मोनोपोली से ज़्यादा बुरे क्यों हो सकते हैं? हाउ माइट कार्टेल्स बी वर्स देन मोनोपोलीज? मोनोपोलीज जो हैं वो बैड हैं इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी और सोसाइटी एज ए लार्ज के लिए भी, राइट। मोनोपोलिस्टिकली जो अगर कंप्लीटली डोमिनेट करती है मार्केट को और ऑफन मोर देन नॉट अब्यूज दिस डोमिनेंस ईदर इन द फॉर्म ऑफ चार्जिंग हायर देन वारंटी प्राइस और बाय प्रोवाइडिंग लोअर देन वारंटेड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इन द क्वेश्चन। तो मोनोपोलिस्टिक जो डोमिनेंस है वो कैसे हो सकता है? या तो वो हायर चार्ज कर रहा है, जितना प्राइस होना चाहिए उससे ज़्यादा हाई चार्ज कर रहा है, या फिर जितनी क्वालिटी उस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर चाहिए वो क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है, वो कम क्वालिटी का सामान दे रहा है, राइट। जिस भी गुड्स या सर्विसेज की हम वो बात कर रहे हैं,
तो अगर हम बात करते हैं कार्टेलाइजेशन की, तो इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग डिटरेंस होना चाहिए, और जो भी जिसको भी जो भी गिल्टी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राइट। टिपिकली दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर टिपिकली हम बात करें तो मॉनेटरी पेनल्टी के ये फॉर्म लेती है, जो कि गेन्स को एक्सीड कर देती है कार्टेल, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू असरटेन द एग्जैक्ट गेन्स फ्रॉम द कार्टेलाइजेशन। कि ज़रूरी भी नहीं कि कार्टेलाइजेशन से कितना गेन हुआ वो एग्जैक्टली हमेशा हम पता कर लें। द थ्रेट ऑफ स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज कैन बी यूज इन कंजक्शन एंड प्रोवाइड लीनियंसी एज वॉज डन इन द बियर केस। अगर जो पॉलिसी है उनको हम लीनियंसी के अंदर भी ले सकते हैं, कि जो अगर हम थ्रेट दे देते हैं कि स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई जाएगी, और अगर आप कॉर्पोरेट करते हैं तो लीनियंसी प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। कि पेनल्टीज थ्रेट्स को हम यूज़ करके जो कार्टेलाइजेशन का स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम फॉर टुडे, एंड we'll come back tomorrow soon with more articles. Till then, take care and keep watching Toppers Notes. Thank you so much.